जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है किंगडम फंजाई। बेसिकली हमने जो पुराने वाले लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर में जो कवर किया था वो किंगडम प्रोटेस्टा कवर किया था। उसकी कंटिन्यूटी में जो हम आज किंगडम कवर करने वाले हैं वो किंगडम फंजाई है। सो बेसिकली जो किंग ये जो टॉपिक है ये +1 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है। इसमें हम लेक्चर 4 है जो आज हम कवर करेंगे। तो बेसिकली जो किंगडम फंजाई है ये एक थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। सो आज का जो है वो लेक्चर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है। सो इसका जो सब्सिक्वेंट कंटेंट है सेकंड पार्ट में हमें अवेलेबल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो अगर मैं किंगडम फंजाई की बात करूं तो किंगडम फंजाई ना बड़ा ही एक यूनिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक हैं। हेट्रोट्रॉपिक होने के साथ साथ ये मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं होती है। जैसे प्लांट्स है ना एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे स्टिक रहते हैं, उसी तरह से फंजाई भी एक जगह पे स्टिक रहती है। बट ये प्लांट से कैसे डिफरेंट है, या क्योंकि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉपिक हैं, लेकिन ये हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाती है, किसी और पे डिपेंड रहती है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये कहाँ पे ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। ऐसे प्लेसेस जो वार्म और ह्यूमिड होते हैं वहां वो फंजाई की ग्रोथ के लिए काफी सूटेबल रहते हैं। इसकी कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड है, ऑरेंज रॉट्स हैं एंड मशरूम्स हैं। आप देखेंगे ये जैसा ब्रेड है ना, आपने घर पे भी कॉमनली देखा होगा। ये ब्रेड में जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो ग्रोथ हमें को देखने को मिलता है ये फंजाई है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम आपने मशरूम्स तो घर पे देखे ही होंगे, ये भी फंजाई की कैटेगरी में ही आते हैं। सो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, क्योंकि ये प्लांट की तरह स्टेगनेंट है, एक जगह पे रहते हैं, बट ये हेट्रोट्रॉपिक हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। इसलिए ना तो हम इनको एनिमल्स में डाल सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स का कैरेक्टर क्या होता है, एनिमल मूव करते हैं। ना ही हम इनको प्लांट में डाल सकते हैं, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉपिक होती है। इसलिए इसका एक अलग से किंगडम बनाया गया है, जिस किंगडम को हम क्या बोलेंगे, किंगडम फंजाई। सो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें ना, इसके काफी सारे यूजेस भी हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी हैं। हमें काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं पेंसिलिनियम की बात करूं, पेंसिलिनियम क्या है, एक फंजाई है। ये क्या है, एक फंजाई है, फंजाई का नाम है। हमें इससे क्या मिलता है, हमें इससे एंटीबायोटिक मिलती है। आपने पेंसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा, पेंसिलिन, अमोक्सिसिलिन। ये जो पेंसिलिन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, ये हमें कहाँ से देखने को, कहाँ से मिलता है, ये हमें फंजाई से मिलता है, जिस फंजाई का नाम पेंसिलिनियम है। उसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं ईस्ट की, आपने ईस्ट का नाम सुना होगा। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई है। ये हमें क्या बनाने में हेल्प करते हैं, ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स है ना, बेकरी प्रोडक्ट में हम ईस्ट का यूज करते हैं। एट द सेम टाइम हम बियर वगैरह बनाने के लिए भी, बियर जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स रहते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, फंजाई का यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। बट इसके फायदे नहीं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे बहुत सारे फंगल डिजीजेस होती हैं जो फंजाई के कारण होती हैं, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में बहुत सारी स्किन कंडीशंस होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। एट द सेम टाइम सम प्लांट्स में भी हमें कुछ न कुछ डिजीजेस जो देखने को मिलती हैं वो फंगल डिजीजेस रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्हीट रस्ट और इस तरह की कुछ डिजीजेस हैं। जैसे मैं ये जो एग्जांपल्स दी है, पेंसिलिनियम है और यीस्ट है, जिसको मैं माइक्रोस्कोप में जब ऐसे करके देखा गया है तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है। अगर हम किंगडम फंजाई की आगे बात करें तो अगर मैं ईस्ट को छोड़ दूं, ईस्ट को क्यों छोड़ूं, क्योंकि ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बाकी जो फंजाई है ना फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस कैसे, ये फिलामेंट की तरह होती है, जैसे लेंथी लेंथी फिलामेंट ऐसे करके जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये फिलामेंटस।
सो इनकी जो स्ट्रक्चर है ये देखने को कैसे लगते हैं, फिलामेंटस। जैसे मैंने यहाँ पे ये भी देखो ना, फिलामेंट से हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं ये, है ना, ये फिलामेंटस रहते हैं। अगर मैं इसकी फिलामेंट की बात करूँ ना, तो कंटेन लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे। यहाँ पे देखोगे ना, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइपे बोलते हैं। यानी कि जो फिलामेंट कैसे बने होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को मिला के बने होते हैं। जैसे ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको मैं क्या बोलूंगा, हाइफे बोलूंगा। इसके साथ एक और स्ट्रक्चर जुड़ गई जिसको हम सेकंड हाइफे बोलेंगे। ऐसे करके ब्रांच बढ़ती जाएंगी और अल्टीमेटली हमें एक कंप्लीट फंगल स्ट्रक्चर मिलेगी। और जो ये जो नेटवर्क सा बन गया है ना हाइफे का, जो ये फिगर नंबर 1 जो मैं बोल रहा हूँ, आप देखोगे ना, ये हाइफे का नेटवर्क सा बन गया, बड़े सारे हाइफे इकट्ठी होके एक नेटवर्क सा बन गया। उस नेटवर्क को हम मैं क्या बोलूंगा, माइसीलियम बोलूंगा। यहाँ पे माइसीलियम शब्द है ना जो मैं हाईलाइट किया हुआ है ना। सो यहाँ पे जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइफे बोलेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे का जुड़ जुड़ के हमें एक नेटवर्क सा देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे, सॉरी माइसीलियम बोलेंगे। ओके, ये दो टर्म्स हैं, आपको बड़े ध्यान से समझनी है, हाइफे क्या है और माइसीलियम क्या है, क्योंकि इनका हम बार बार यूज करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इम्पोर्टेंट है ना। अब अगर हम हाइफे की बात करें ना, जो जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, जो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये हाइफे है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ये वाला। हाइफे ना दो तरह के होते हैं, एक कोइनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं और दूसरा सेप्टेट हाइफे होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो कोइनोसाइटिक हाइफे है ना, ये कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, एक बड़ी सारी कंटिन्यूअस ट्यूब बना दी। देखो ये पाइप की तरह ट्यूब सी बन गई ना, ये कंटिन्यूअस है। इसके बीच में मैंने डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस डाल दिए, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आप देखोगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूअस है, उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंटिन्यूअस ट्यूब। ओके, सो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे जो कुछ भी चीजें फिल रहेंगी, ये इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, एक कंटिन्यूअस ट्यूब है, उसके बीच में बड़े सारे न्यूक्लियस हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसको हम बोलेंगे कोइनोसाइटिक हाइपे। और सेकंड कैटेगरी के जो हाइपे हैं उनको बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये ऐसी है, जैसे ये मैंने एक बना दी और यहाँ पे मैंने सेल वॉल डाल दी, यहाँ पे मैंने ये ऐसे करके सेल वॉल डाल दी। ओके, यहाँ पे एक और सेल वॉल डाल दी, यानी कि इनको मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया, और एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है और एक न्यूक्लियस यहाँ पे है। सो आप देखोगे ना, ये जो ये मैं एरो लगा के दिखा रहा हूँ, ये जिसने इसको सेपरेट किया, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। सो सेप्टेट में क्या होता है, दे आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल्स। सो क्रॉस वॉल कौन सी है, क्रॉस वॉल जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है, इसको मैं फिर से एरो करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये क्रॉस वॉल। ओके, तो इस फिगर में भी आपको पता चलेगा, जो फिगर नंबर 2 है वो जो है सेप्टेट टाइप ऑफ हाइफे है, और फिगर नंबर जो 3 है वो है कोइनोसाइटिक। आप देखोगे आपको क्लियर क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो फिगर नंबर 3 है वो एक कंटिन्यूअस है, और जो फिगर नंबर 2 है उसमें क्रॉस वॉल्स हैं, जिसको कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। ये क्रॉस वॉल्स, ये हो गई, ये हो गई एंड सो ऑन। सो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, कोइनोसाइटिक कौन सी होती है, सेप्टेट कौन सी होती है, हाइपे क्या है, माइसीलियम क्या है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो और एक इम्पोर्टेंट चीज और ये है कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। अगर हम फंजाई की आगे बात करें, और मेजोरिटी ऑफ फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक होती है। सेप्रोफाइटिक मत का मतलब है
टेक soluble organic material from dead substrate. ओके, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उससे ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करती है, ये उसका फूड है। सो सेप्रोफाइटिक होने की वजह से उसका फूड क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ओके, जो मरा हुआ सबस्ट्रेट है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, उसमें से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करती है, उसका फूड है। कुछ कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो पैरासाइटिक होती हैं। पैरासाइटिक फंजाई की कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रखती है। जैसे मैं यहाँ पे लाइकेन्स की बात करूं, लाइकेन्स क्या है? लाइकेन्स है जो दो चीजों से मिलके बनता है। उसमें एक पार्ट होता है फंजाई और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है अलगी। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो है ये है लाइकेन्स। लाइकेन्स के बीच में क्या पड़े हुए हैं? ये जो मैंने राउंड राउंड कर दिए ये पड़े हुए हैं फंजाई। और जो मैंने ये छोटे छोटे वर्टिकल रख दिए ये क्या है? ये है अलगी। और जो ये जो है ये इनको मैं अलगी बोलूंगा। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के रॉड शेप्ड हैं, और जो ये राउंड राउंड है इसको क्या बोलूंगा? मैं फंजाई बोलूंगा। ओके, और इसमें अलगी और फंजाई जो है एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके रहते हैं। इसमें अलगी का काम क्या है? अलगी का काम है फूड वगैरह प्रोवाइड करना फंजाई को। ओके, और फंजाई का काम क्या है? वो अलगी को हेल्प करना आगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे अलगी और फंजाई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसी को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब है जब दो एंटिटीज एक साथ रहती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे लाइकेन्स में फंजाई और अलगी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ओके, एक फूड बनाते हैं और दूसरे से शेल्टर मिलता है। तो इस तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सो इसी तरह से माइकोराइजा माइकोराइजा भी एक ऐसी चीज है जो फंजाई जो है वो रूट में रहती हैं, जड़ों में रहती हैं हाइयर प्लांट्स की। उसमें क्या होता है? वो हाइयर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है फंजाई, और हाइयर प्लांट्स से उनको फूड भी मिलता रहता है। जैसे ये आप देखोगे ना, ये हाइयर प्लांट्स के रूट्स हैं, इसमें ये जो फंजाई है ये पड़ी हुई है, ये लाइकेन्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फंजाई मेजोरिटी ऑफ द टाइम सेप्रोफाइटिक होती है, कुछ पैरासाइटिक होती है। इन सम केसेस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है हम फंजाई का दूसरे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के साथ। ओके, तो उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो फंजाई में हमें बेसिकली तीन तरह की रिप्रोडक्शन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव मेथड देखने को मिलते हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये कैसे होता है? इसके तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड मेथड है फ्यूजन, और थर्ड मेथड है बडिंग। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फ्यूजन और तीसरा है बडिंग। ओके, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं। ओके, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें फंजाई में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में हमें देखने को मिलता है वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है एसेक्सुअल स्पोर की हेल्प से। ओके, जो ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं ये तीन तरह के बेसिकली होते हैं। पहली कैटेगरी है कॉनिडिया, ये भी एक स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा है स्पोरोंजियोस्पोर्स, ये भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एंटिटी है। और तीसरी कैटेगरी है जूस्पोर्स। ओके, सो आपको तीन तरह के स्पोर्स हैं वो याद रखने हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है।
कॉनिडिया, स्पॉन्जियोस्पोर्स एंड यूस्पोर्स। ओके। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी का रिप्रोडक्शन है जो हमें फंजाई में देखने को मिलता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स का यूज होता है, बट ये स्पोर जो है डिफरेंट हैं। इनको हम सेक्सुअल स्पोर्स भी बोलते हैं। सो ये भी तीन तरह के होते हैं बेसिकली। सबसे पहली कैटेगरी ओस्पोर्स, दूसरा है एस्कोस्पोर्स एंड तीसरा है बैसिडियोस्पोर्स। ओके। ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बैसिडियोस्पोर्स, ये जो तीन कैटेगरी के स्पोर्स हैं, ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। सो इसके बारे में वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह से होता है बेसिकली। उसमें जो पहला मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा मेथड है फिजन, फिजन मतलब टूट जाना। ओके। और जो तीसरा मेथड है वो है बडिंग। चलो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तीसरे वाला मेथड। सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये एक फंजाई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फंजाई है। और ये फंजाई यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई है, यहाँ से टूट गई है। टूटने के बाद कितनी फंजाई में कन्वर्ट हो गई? फंजाई नंबर 1 एंड फंजाई नंबर 2 में। ओके। एक सिंगल फंजाई थी जो कि ये वाली थी, ये फ्रेगमेंट हो गई, ये टूट के दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा इसका ये है जिसको मैं 1 से हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो सेकंड हिस्सा है वो ये है जिसको मैं 2 से हाईलाइट कर रहा हूँ। जो ये पहला हिस्सा है ना, ये आगे ग्रो करते हुए एक न्यू फंजाई को ग्रो करवाएगी। जो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आगे ग्रो करता जाएगा, ये एक न्यू फंजाई की फॉर्म में हमें, एक कंप्लीट एंटिटी की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। और जो पार्ट 2 है ये आगे ग्रो करते हुए एक सेकंड फंजाई की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल फंजाई थी, वो बीच में से टूट गई, उनके दोनों हिस्से अलग अलग फंजाई में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन मेथड को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंट होने के बाद स्टार्ट हुआ है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है जो फिजन। फिजन हम बेसिकली ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि देखो ये एक सिंगल सेल है, आप देखोगे बहुत क्लियर कट एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल दो सेल्स में टूट गया। टूटना मतलब फिजन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो सेल में, दो सेल अपने अपने आगे ग्रो करते रहते हैं, उसको बोलते हैं फिजन। और तीसरा है बर्डिंग, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है, ईस्ट में ये देखने को मिलती है। इसमें ये जो सेल है, ये सिंगल सेल है। आप देखोगे ये जो सेल है इसमें एक छोटी सी बड निकल आई है, ये देखोगे ना। ये तो मदर सेल था जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक छोटी सी एक बड निकल आई है। ये बड आगे ब्रेक होते 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 एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी बड निकलती है, वो आगे सेपरेट होके एक नई एंटिटी को जन्म देती है। तो इसका मतलब ये है कि तीन तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। पहली है फ्रेगमेंटेशन, जब फंजाई टूट जाती है और दो फंजाई अलग अलग ग्रो करती है। दूसरा है फिजन, फिजन में एक सेल है जो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा तीसरा है बर्डिंग, बर्डिंग में एक छोटी सी बर्ड निकलती है, वो आगे ग्रो करते हुए एक नया सेल बना लेती है। तो ये तीन तरह के रिप्रोडक्शन है जिनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना स्पोर से होती है। सम स्पोर्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं और जो इन्वॉल्व होते हैं। उन स्पोर्स में से सबसे पहला है कोनिडिया। ओके, आपको ध्यान रखना है कोनिडिया और कोनिडिया टाइप ऑफ स्पोर्स, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। आप देखोगे ना, ये एक फंजाई है, फिलामेंटस फंजाई, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इस फंजाई ने किसको जनरेट किया है? इसने स्पोर जनरेट किए। स्पोर आगे ग्रो करते 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 किस में कन्वर्ट हो गए? कंप्लीट फंजाई में फिर कन्वर्ट हो गए। यानी कि कोनिडियो स्पोर्स और कोनिडिया जो है वो आगे नए फंजाई में कन्वर्ट हो जाती है। ओके।
दूसरा स्पोंजियोस्पोर्स। स्पोंजियोस्पोर्स भी जो है ना, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट एंटिटी होती है स्पोंजियोस्पोर्स। ओके। और जो तीसरी कैटेगरी के स्पोर्स हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो है ना, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट एंटिटी है। आप स्पोंजियोस्पोर्स में यहाँ पे एग्जांपल दिखा दी, और जूस्पोर्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा दी। नंबर 2 एग्जांपल जो है वो रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है जो स्पोंजियोस्पोर से है, और नंबर 3 जो है वो एक एग्जांपल है जो जूस्पोर से आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप देखोगे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। उनकी बेसिकली 3 कैटेगरीज ही हैं। नंबर 1 है कोनिडिया, नंबर 2 है स्पोंजियोस्पोर्स, एंड देन नंबर 3 है जूस्पोर्स। आपको ध्यान रखना है, ये 3 कैटेगरी के स्पोर्स हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके। नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। आगे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स का यूज होता है, जैसे कि अपने पुरानी पिछली वाली स्लाइड में देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का यूज होता है। उन स्पोर्स को भी हम 3 कैटेगरी दी हैं। ओस्पोर्स। ओस्पोर्स किस कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके। दूसरा है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स भी कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और तीसरी कैटेगरी का जो स्पोर्स है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स भी कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? वो भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज आती है। तो इसका मतलब ये है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे भी स्पोर्स का यूज है। वहां पे भी 3 कैटेगरी के स्पोर्स हैं। पहला है ओस्पोर्स, दूसरा है एस्कोस्पोर्स, एंड तीसरी कैटेगरी का जो स्पोर है वो बेसिडियोस्पोर है। ओके। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्पोर्स है वहां वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। आप ध्यान रखना, फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज आगे किसको क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ बताऊं, ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है। ये फ्रूटिंग बॉडी ने किसको प्रोड्यूस किया है? स्पोर्स को प्रोड्यूस किया है। ये कौन सा स्पोर्स है? ये सेक्सुअल स्पोर है। ये ओस्पोर हो सकता है, एस्कोस्पोर हो सकता है, और बेसिडियोस्पोर भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स यूज होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वो फ्रूटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ध्यान रखना। तो ये 3 तरह के हैं। ओस्पोर या एस्कोस्पोर हो सकता है, या बेसिडियोस्पोर। कौन कौन से? पहली कैटेगरी ओस्पोर, सेकंड कैटेगरी एस्कोस्पोर, एंड थर्ड कैटेगरी बेसिडियोस्पोर। आपको बड़े अच्छे से इसको समझना है, ध्यान रखना है। सो आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का यूज तो आता है, वो हमें पता है। बट यहाँ पे 3 तरह के फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। पहला पहला फिनोमेना है प्लाज्मोगैमी। ओके, प्लाज्मोगैमी। ओके। दूसरा फिनोमिना है कैरियोगैमी। ओके। एंड थर्ड फिनोमिना है मियोसिस। ये तीनों फिनोमिना, पहले प्लाज्मोगैमी स्टार्ट होगी, उसके बाद में कैरियोगैमी स्टार्ट होगी, उसके बाद मियोसिस होगी। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन चलता आगे मूव करता जाएगा। सो हम पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 सेल्स का यूज होता है। बिकॉज एसेक्सुअल में तो फिजन हो जाएगी या जो भी आगे चीजें रहेंगी वो हो जाएंगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 सेल्स का यूज होता है। यहाँ पे मैं बोलूंगा सेल नंबर 1। ओके। और आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है ना? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को मैं एन से डोनेट करता हूँ। ठीक है, एन। और ये जो है सेल नंबर 2 है। सेल नंबर 2 है। इसके बीच में भी न्यूक्लियस है। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको भी मैं एन बोलूंगा। ओके। सो
और इस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं? पूरे सेल को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। वो जो ये बाहर वाला हिस्सा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म। जो मैंने ब्लैक ब्लैक हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं ब्लैक ब्लैक हाईलाइट। इसको मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को मिला के हम मैं क्या बोलूंगा? प्रोटोप्लाज्म बोलूंगा। इसका मतलब है सेल वन जो है वो एक प्रोटोप्लाज्म है, सेल टू भी क्या है? एक प्रोटोप्लाज्म है। अब क्या होता है फर्स्ट स्टेप में? क्या होता है, ये दोनों सेल आपस में मर्ज कर जाती है। ये सेल एक था, पहला सेल था, ये दूसरा सेल था, ये दोनों पास पास में आए। पास आने के बाद इवेंचुअली क्या बना? इसके अंदर न्यूक्लियस भी मैं दिखा देता हूँ। इवेंचुअली क्या बना? इवेंचुअली ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद में ऐसा ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है। ओके, पहले क्या था? ये दोनों आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद में यहाँ पे पहुंचे ऐसे नंबर वन स्टेप में, और नंबर सेकंड स्टेप में ये यहाँ पे पहुंच गए। अब हमें देखना है, जो इस पे फोकस करना है, जो मैं अभी एरो से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखोगे ये दो प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ गए हैं, दो सेल आपस में जुड़ गए हैं। तो जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। So that's why it is a fusion of protoplasm of two motile and non-motile gametes or cells. Okay? So मैं ऐसे बोलूंगा, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। प्लाज्मो कहाँ से आया? प्रोटोप्लाज्म से। गैमी का मतलब जुड़ जाना। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जब प्लाज्मोगैमी हुई है ना, इसके बीच में कितने न्यूक्लियस हैं? न्यूक्लियस नंबर वन, न्यूक्लियस नंबर दो। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट किया था, इसको मैंने न्यूक्लियस को एन बोला था। ओके, सो इसको मैं क्या बोलूंगा? एन प्लस एन। ओके, सो इसका मतलब ये है जब प्लाज्मोगैमी होती है तो दो न्यूक्लियस उसके अंदर अलग अलग पड़े होते हैं, उनको हम एन प्लस एन बोलते हैं। ओके, परफेक्ट। सो इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगैमी तो हो गई। प्लाज्मोगैमी के बाद में जो सेकंड स्टेप है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। प्लाज्मोगैमी के बाद में क्या बनेगा? एक ऐसा बड़ा सा सेल बनेगा, उसके बीच में एक न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा होगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा होगा। ओके, दो न्यूक्लियस हैं। ओके, क्लियर। अब प्लाज्मोगैमी के बाद में जो सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट होता है उसको कैरियोगैमी बोलती है। कैरियो मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई हैं? इसमें दो न्यूक्लियाई हैं। ओके, न्यूक्लियाई नंबर वन ये वाला, और न्यूक्लियाई नंबर दो ये वाला। ओके, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये एक ऐसे था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये दोनों न्यूक्लियस आपने आपस में फ्यूज हो गए। ओके, ये जो N1 था और ये जो है ये N2 था, मतलब कि N2 दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। सो इसका मतलब ये है कैरियोगैमी का मतलब होता है दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाना। ओके, सो पहले प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद में कैरियोगैमी हुई। कैरियोगैमी के बाद में जो थर्ड स्टेप आती है, थर्ड स्टेप में हमें मियोसिस देखने को मिलती है। मियोसिस में क्या होता है? जो जाइगोट है, ये जो कैरियोगैमी के बाद में जो एंटिटी हमें देखने को मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो एंटिटी है इसको हम जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट में आगे मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड स्पोर देखने को मिलेगा। ओके, सो प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद जो कैरियोगैमी है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड मियोसिस आपको पता ही है, वो आगे आगे भी हम सेल साइकिल वाले चैप्टर में भी अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मियोसिस में जो जाइगोट है वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, सो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हाइफा। ओके, हाइफा, ये हाइफा था। ओके,
ये जो हाइफा है, 2 हाइफा थे यहाँ पे। हाइफा नंबर 1 ऐसे करके, और हाइफा नंबर 2, 2 हाइफे थे। 2 हाइफे आपस में फ्यूज होने के बाद में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 2 सेल्स मैंने फ्यूज किए ना, सेल नंबर 1 यहाँ पे इसको, और सेल नंबर 2, ये 2 सेल मैंने फ्यूज किए। तो यहाँ पे हाइफा भी तो सेल ही है ना। ये दो हाइफा आपस में फ्यूज होने के बाद में क्या बनाया इन्होंने, प्लाज्मोगैमी बनाया। ओके, आपको पता है प्लाज्मोगैमी में n+n होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने n+n लिख दिया। और इसका दूसरा नाम है हेट्रोक्रायोटिक। हेट्रोक्रायोटिक क्यों बोलते हैं, हेट्रो का मतलब मोर देन वन, क्रायोटिक का मतलब न्यूक्लियाई। दैट्स व्हाई प्लाज्मोगैमी के बाद में जो हमें चीज देखने को मिलती है, वो एक बड़ा सा सेल होता है जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई ऐसे करके पड़े रहते हैं। तो हेट्रोक्रायोटिक भी हम उसको बोल सकते हैं, n+n भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे क्या था, 2 सेल फ्यूज हुए थे। 2 कौन से सेल फ्यूज हुए, हाइफे। क्योंकि जो फंजाई है, फंजाई में सेल को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। 2 हाइफे जब फ्यूज हुए, तो फ्यूज होने के बाद में प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी होने के कारण उसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई आए। मोर देन वन न्यूक्लियाई आने के लिए कारण उसको हेट्रोक्रायोटिक भी बोलेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, कैरियोगैमी। ओके, यहाँ पे कैरियोगैमी हुई। ये जो कैरियोगैमी है, कैरियोगैमी में क्या था, ये जो न्यूक्लियस थे ना दो, ये एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना दो, ये दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। न्यूक्लियाई के फ्यूज होने को कैरियोगैमी बोलती है ना। जैसे ही कैरियोगैमी हुई तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये जाइगोट। ओके। और जाइगोट, जाइगोट को हम कैसे डोनेट करेंगे, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के बाद में जो न्यूक्लियाई थे, दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग थे, इसलिए उसको मैं n+n बोल रहा था, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई अलग अलग थे प्लाज्मोगैमी में। बट कैरियोगैमी में दोनों न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो गए, तो इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, 2n बोलूंगा, 2n। ओके, समझ में आई। कैरियोगैमी में n+n 2n में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस दोनों अलग अलग थे, बट कैरियोगैमी में दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक बड़ा न्यूक्लियस उन्होंने बना लिया। ओके। सो जो 2n है, इसको मैं डिप्लॉयड भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डिप्लॉयड। ओके। सो कैरियोगैमी के बाद में क्या बनता है, डिप्लॉयड स्टेट बनती है। ओके। जब जैसे ही डिप्लॉयड स्टेट बनी, तो डिप्लॉयड स्टेट के बाद में म्यूसिस एग्जिस्ट हुआ। म्यूसिस ने डिप्लॉयड को फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, हैप्लॉयड में। तो क्या बन गया, स्पोर बन गया। ओके। सो ऐसी ये चीजें मूव होती चली जाएंगी। पहले स्पोर्स होंगे, स्पोर से जो हैप्लॉयड है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियाई है, सिंगल क्रोमोसोम सेट है, वो आगे हाइफा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइफा में भी सिंगल्स रहेंगे। 2 हाइफा जुड़ के प्लाज्मोगैमी बनाएंगे। प्लाज्मोगैमी से आगे कैरियोगैमी, कैरियोगैमी से जाइगोट एंड सो ऑन, एक सिस्टम चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फंगल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस और फंजाई। ओके। तो आपको तीन तीन फिनोमिना यहाँ पे याद रखना है। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाते हैं, पर न्यूक्लियस अलग अलग बड़े होते हैं। उसका जो सेकंड स्टेप है, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। तो उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे मियोसिस में फिर से हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये सारे चीजों को, ये 3 स्टेप को बड़े ध्यान से याद रखना है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा मैं और ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हाइफे, 2 हैप्लॉयड हाइफे, 2 हैप्लॉयड हाइफे come together and fuse। ओके। 2 हैप्लॉयड हाइफे, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया था ना पुरानी वाली स्लाइड में, ये 2 हाइफे थे, 2 हाइफे आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद में प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी ने
N+N स्टेट को प्रोड्यूस किया, जिसको हम हेटेरोक्रायोटिक सेल भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू हैप्लॉइड हाइफे कम एंड फ्यूज टुगेदर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये हाइफे नंबर 1 है, इसको मैं 1 बोलूंगा। ये हाइफे नंबर 2 है, इसको मैं सेकंड नंबर का हाइफे बोलूंगा। दोनों हाइफे फ्यूज होने के बाद में क्या बनाया, क्योंकि जब दो हाइफे फ्यूज होती हैं उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुई, प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी होने के बाद में डाइक्राइटिक सेल बन गया और डाइक्राइटिक माइसिलियम बन गया। इसको मैं N+N बोलूंगा, ये N+N। ओके, क्लियर। सो इसका मतलब है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें टू हेप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज। ओके, जिस चीज को मैं बोलता हूँ प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद में क्या चीज बनती है, N+N। ओके, बिकॉज इस कंडीशन में न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं, ओनली प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, इसलिए N+N बोलूंगा। उसके बाद में क्या होता है, इन सम फंजाई मेजोरिटी ऑफ द केस में N+N स्टेट ही एग्जिस्ट करती है। बट कुछ कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, कुछ कंडीशन में इमीडिएटली जो उसका न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज कर जाता है, तो वो 2N स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बट आपको ये याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो प्लाज्मोगैमी है, जिसमें दो हाइफे हैं जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और बट उस कंडीशन में जो दोनों हाइफे के न्यूक्लियस हैं वो अटैच नहीं होते, वो अलग अलग पड़े होते हैं। तो N+N स्टेट अपने को एग्जिस्ट करती है। ओके, क्लियर। सो उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, उसके बाद में इन एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स ए डायक्रायोटिक स्टेट और N+N स्टेट अक्कर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हाइफे नंबर 1 था। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये हाइफे नंबर 1 है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा ऐसे करके ब्लैक कलर का। ये हाइफे नंबर 2 है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, जिसको मैं थोड़ा व्हाइट में रख देता हूँ ऐसे करके। ये दोनों मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद में क्या बना, इसको मैं न्यूक्लियस को N बोलूंगा, इस न्यूक्लियस को भी मैं N बोलूंगा। ओके, ऐसे करके जब ये दोनों आपस में अटैच हुए तो ऐसे दोनों हाइफे तो आपस में अटैच हो गए, बट इसके न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं ऐसे करके। ओके, तो इसको बोलूंगा N+N। ओके, सो इस स्टेज को बोलेंगे हम प्लाज्मोगैमी, और इसको बोलते हैं हम डाइक्रायोटिक स्टेज और डाइक्रायोटिक फेज। ओके, डाइक्रायोटिक स्टेट और डाइक्रायोस फेज। क्यों बोलते हैं, डाई का मतलब होता है टू, क्रायोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। डाई का मतलब टू, क्रायोटिक का मतलब न्यूक्लियस, क्योंकि हाइफे तो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं, बट जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग पड़े हुए हैं। दो न्यूक्लियस है इसलिए डाई आया, और क्रायोटिक क्रायोटिक हम न्यूक्लियस को बोलते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, लेटर कुछ टाइम के बाद ये जो न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में दोनों न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस है और ये व्हाइट वाला न्यूक्लियस है, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या फ्यूज कर गए, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गए। जैसे ये ब्लैक, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए हुए हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ डिप्लॉयड। तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, 2N। ओके, 2N क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, 2N इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए हैं। ओके, सो यहाँ पे 2N स्टेज को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 2N। ओके, क्योंकि आप देखोगे ना, एक रेड वाला न्यूक्लियाई था, एक ब्लू वाला न्यूक्लियाई था, ये दोनों फ्यूज कर गए हैं। ठीक है, सो इसको मैं बोलूंगा
डिप्लॉयड स्टेट, और इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, क्रायोगैमी। ओके, क्योंकि न्यूक्लियाई फ्यूज की है। ओके, उसके बाद में फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इवेंचुअली। इवेंचुअली जो अल्टीमेटली जो ये अपने पास 2n स्टेज बन गई ना, ये 2n स्टेज आगे किस तरह से करेगी, ये फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, which reduce with which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spores. Okay, सो यहाँ पे क्या है, जब n प्लस एन स्टेट आई, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अल्टीमेटली n प्लस एन स्टेज किस में कन्वर्ट हो गई, 2n स्टेज में। ओके, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2n डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में क्या हुआ, म्योसिस हुआ। ओके, म्योसिस के बाद में क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज बन गई। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, फ्रूटिंग बॉडीज हैं। फ्रूटिंग बॉडीज ने क्या प्रोड्यूस किए, स्पोर्स प्रोड्यूस किए। ये देखो ना, स्पोर्स हैं ये जो स्पोर्स हैं ये आगे किसमें कन्वर्ट हो गए, ग्रो करके हाइफे में। ओके, सो ये दोनों हाइफे आपस में फिर अटैच होके प्लाज्मोगेमी करने लगे। सो ये साइकिल सो ऑन चलता जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली जो डिप्लॉयड सेल बन गया, जो यहाँ पे हमने डिप्लॉयड सेल बनाया था ना, वो डिप्लॉयड सेल आगे किसमें कन्वर्ट हुआ, डिप्लॉयड सेल आगे म्योसिस करने के बाद में फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हुआ। ओके, वो जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसने किसको प्रोड्यूस किया, हेप्लॉयड स्पोर्स को प्रोड्यूस किया, है ना। जो हेप्लॉयड स्पोर्स हैं ये वाले जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये हेप्लॉयड स्पोर्स इवेंचुअली हाइफे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हाइफे नंबर 1 और ये हाइफे नंबर 2। ओके, ये दोनों हाइफे फिर से मिक्स करेंगे आपस में, जिसको हम प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। उसके बाद n प्लस एन स्टेट फिर से बनेगी, वो n प्लस एन स्टेट में फिर से क्रायोगेमी होगी और डिप्लॉयड स्टेट बनेगी। डिप्लॉयड स्टेट में फिर से म्योसिस होगा, और ये साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। सो इसका मतलब ये है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ओके, तो ये एक मोटी मोटी चीजें थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो फंजाई में रहती हैं, और फंजाई की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके हैबिटाट, उसके फूड हैबिट्स, वो सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एंड डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द फंजाई। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फंजाई के टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे। बट इन द मीन टाइम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जो भी नीट की तैयारी में इन्वॉल्व हैं, उनको ये आप शेयर करें। एंड इन द मीन टाइम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई सजेशन हो, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करके हमें सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप नीट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हम धीरे धीरे करके चैनल में अपलोड करते जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे, तो आप, मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कंटिन्यूसली कवर होते चले जाएंगे। थैंक यू।